Hello, my lovely students out there. This is ARK representing an ARK9 dear CS professional students. सेक्रेटरी ऑडिट का चैप्टर 5 कंटिन्यू हो रहा है। याद रखिएगा, उसके अंदर मैंने बताया है, आपको लगातार बताता आ भी रहा हूं कि हर एक चैप्टर से याद रखिए, सारा तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन हर एक चैप्टर के अंदर 5 to 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। मेजर फ्रॉड, जी हाँ, मेजर फ्रॉड टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ इनकम्प्लीट केवाईसी। जी हाँ, बेसिकली इसका टारगेट क्या है, जब डेबिट कार्ड से रिलेटेड बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान सुनना एक बार, देखो ध्यान सुनना, एक दो तीन चीजें यहाँ पे समझाऊंगा। पहले तो एक बार बताऊंगा डेबिट कार्ड फ्रॉड ऑन अकाउंट ऑफ ड्यू केवाईसी, ठीक है। फिर उसके बाद में मेजर फ्रॉड टुक प्लेस ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑफ केवाईसी। सर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में पहले भी डिस्कस किया है। जी हाँ, यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। और सुनो ना, याद कराने की गारंटी है, ऑफ कोर्स यार। सो आइए देखते सीखते हैं। अब ध्यान सुनना, सुनो, यहां मत देखो, पहले ना कुछ वर्ड्स बता रहा हूं, उन पे फोकस करो, ठीक है, ताकि ये टॉपिक याद हो जाएगा। देखो, बहुत कुछ पढ़ना होता है ना, एक बात समझो, बहुत कुछ पढ़ना होता है। अब सब कुछ सर एज इट इज याद कैसे रहेगा? ऑफ कोर्स इसके लिए बुद्धि लगा के याद करना है, समझ कर। तो समझ लिया तो फिर दिक्कत नहीं है, ठीक है। आओ समझते क्या है। देखो, ड्यू केवाईसी होगा तो ऑफ कोर्स केवाईसी कंफर्म नहीं है, तुम फ्रॉड कैसा हो सकता है? टैक्स इवेशन, पहला बात करो, टैक्स इवेशन कर सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर लिए जाते हैं, आप जानते हैं ना, मतलब ये नहीं कह रहा हूं आप जानते हो का मतलब आप करते हो, आप इस बात को जानते हो ना, ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं कि मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर लिए, और क्योंकि इनकम्प्लीट केवाईसी है, कंप्लीट केवाईसी होती तो कितने अकाउंट ओपन कर लो, बेटा छोड़ेंगे नहीं तुमको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इनकम्प्लीट केवाईसी। सो टैक्स इवेशन प्रैक्टिसेस की जा सकती है। सर, टैक्स इवेशन प्रैक्टिसेस, कीवर्ड यहां पे क्या है? टैक्स इवेशन प्रैक्टिस। वापस ना, टैक्स इवेशन प्रैक्टिस। सो टैक्स इवेशन कर सकता है, होते हैं, फ्रॉड का मतलब टैक्स इवेशन होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, कीवर्ड्स पे ध्यान देना। अगर मान लीजिएगा, अब क्या होता है यूजुअली, कई बार क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की, किसी इनोसेंट पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, कैसे सर? इलीगली, और उसकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर लोन बैंक से ले लिया, ये भी गड़बड़ है। सो you illegally attempt to collect, take the information of any other person and take the loan from the banks. अब क्या दिक्कत आ रहा है कि किसी इनोसेंट पर्सन का, बेचारे का इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बैंक से लोन ले लिया है। ऑलराइट सर, इसके अलावा क्या हो सकता है? जनरली देखा जाता है, लोग क्या करते हैं जो फ्रॉड करना चाहते हैं, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटस है ना, बाय आईटीआर या सैलरी रिसिप्ट्स के थ्रू हाई दिखाते हैं। मतलब सर, आईटीआर में रिटर्न दिखाएंगे हाई, और बहुत करते हैं लोग, ठीक है, लोन लेने के लिए बहुत करते हैं। तो क्या करते हैं? अपनी इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस। क्या सर? they provide false information in respect of their financial status, like they show their higher salary, they show their higher ITR return, and according to that बैंक उन्हें लोन ग्रांट करता है, बट उनकी उतनी कैपेबिलिटीज नहीं होती हैं मतलब उसे पे ऑफ करने की। तो तीन बातें पहले हमने याद करी, टैक्स इवेजन प्रैक्टिसेस, या कलेक्ट इलीगल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी अदर पर्सन एंड टेक द लोन ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। थर्ड हमने क्या याद किया? सर, प्रोवाइड अ फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटस, लाइक showing higher salary receipts or ITR return, and on the basis of that take the loan from the bank. सर, कीवर्ड तो बताया नहीं, कीवर्ड बताओ ना, ध्यान सुनना। टैक्स इवेशन, illegally obtain any other person information, दोनों का काम सेम सुनना, illegally obtain information of any other person, और दूसरी बात जो बोला यहां पे ध्यान सुनना, क्या? फॉल्स इंफॉर्मेशन। दोनों का मेन पर्पस क्या है? बैंक से लोन लेना। तो किसी और की इंफॉर्मेशन या अपनी फाइनेंशियल स्टेटस की गलत इंफॉर्मेशन देके बैंक से क्या ले लिया? लोन ले लेना, ठीक है। या फिर फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करके ओवरड्राफ्ट सर, ओवरड्राफ्ट तो अच्छी बात है ना, नहीं ना, समझो, आप प्रेजेंट कर रहे हो कि हमारी डेली लिमिट इतनी है, बिजनेस ट्रांजेक्शंस दिखा रहे हो और एक्सेसिव ओवरड्राफ्ट लिमिट को टच कर रहे हो, तो फेक डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू क्या कर रहे हो कि आपको एक्सेस ओवरड्राफ्ट लिमिट ग्रांट हो जाए। ऑलराइट सर। या फॉर्ज एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करना ताकि क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाए। याद आ रहा है? एक्सपोर्ट क्रेडिट को एंजॉय करना चाहते हो, इसके लिए क्या कर रहे हो? फॉर्ज एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हो। सर वापस से, फॉर्ज एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, बात पकड़ में आ रहा है? फॉर्ज एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगा। ऑलराइट सर। इसके अलावा क्या हो सकता है? आप समझो, पहले तो एक बार रिवाइज करते हैं, याद करना है इसलिए रिवाइज करते हैं। क्या क्या फ्रॉड हो सकता है? टैक्स एविएशन हो सकता है, या
यू नो व्हाट, इलीगली किसी का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके बेसिस पे लोन लेना, या फिर क्या हो सकता है अपना ही गलत फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, बोलो ना, अपना ही फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और उसमें कैसे फाइनेंशियल स्टेटस गलत बताना बैंक को। ऑलराइट सर, इसके अलावा क्या होगा वापस से सर, फेक डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग एक्सेस ओवरड्राफ्ट लिमिट, या फिर फॉर्ज एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करना। फॉर्ज एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट क्यों करता है आप लोग जानते हो ना, क्रेडिट फैसिलिटी लेने के लिए। ऑलराइट सर, इसके अलावा क्या हो सकता है, यू नो व्हाट, आपको आपने देखा होगा स्पिनिंग ऑफ फंड्स को बोलते हैं। स्पिनिंग ऑफ फंड्स मतलब आप समझो आपने क्या करना है, जिस पर्पस से लिया है ना लोन, उस पर्पस में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है क्योंकि लैक ऑफ केवाईसी है। आपको पता है बैंक आपको जब लोन ग्रांट करता है तो स्पेसिफिक पर्पस होता है, उसी पर्पस में उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, बट लिया किसी काम से है और पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं। आपने देखा है ना कंपनी के केसेस में ऐसा होता है सर, कंपनी केसेस में, जी हाँ याद करो, कंपनी केसेस में ऐसा कई बार देखने को मिलता है क्या कि यू नो व्हाट, डायरेक्टर्स लोगों ने कंपनी का यहाँ पे लोन लिया, ठीक है, और फिर वो लोन का पैसा कंपनी के बेनिफिट में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो डायरेक्टर लोगों का पर्सनल बेनिफिट में इस्तेमाल हो रहा है। सो ऐसे कुछ हम लोग मेजर फ्रॉड्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, याद करेंगे, एग्जाम में आएगा तो 4 मार्क्स तुम पक्का यहां से करके लाएंगे। चलिए आइए मेरे साथ याद भी कीजिएगा, फिर मैं केस भी बताऊंगा और जजमेंट भी डिस्कस करूंगा कि क्या कहा आरबीआई ने। Fraud. Major fraud which took place with the help of incomplete KYC. First, to evade tax. To evade tax कैसे? By opening a multiple accounts and do multiple transactions. An individual routes saving transactions through the multiple bank accounts. तो पहले याद रखेंगे evasion of tax. Illegally obtains personal information or documents of another person. Take a loan in the name of that person. करे कोई भरे कोई, बात पकड़ में आ रहा है? तो क्या कीवर्ड याद रखना कि इलीगली क्या कर रहे हो, ऑब्टेन द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी अदर पर्सन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेक द लोन फ्रॉम द बैंक, या फिर खुद का ही फॉल्स इंफॉर्मेशन बता रहे हो, प्रोवाइड्स फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट हिज फाइनेंशियल स्टेटस, एज यू नो सैलरी है, आईटीआर रिटर्न है, इसको हायर शो करा जाए, ठीक है, अदर एसेट्स हैं इनको हायर शो किया जा रहा है, एंड टेक अ लोन फॉर एन अमाउंट दैट एक्सीड्स हिज एलिजिबल लिमिट्स विद द मोटिव ऑफ नॉन रीपेमेंट। क्या हो रहा है, 3 वर्ड्स याद हुआ, ठीक है वर्ड्स, पहला टैक्स एविएशन है, मेरे साथ बोलिएगा, एक बार याद रखिएगा, बोलेंगे याद हो जाएगा, बाद में थोड़ी ना बार बार पढ़ते रहोगे, एक बार इतना कंसंट्रेट होके पढ़ो कि एक बार में ही याद हो, पूरा फोकस करके। आइए, पहला हमने देखा इसमें फ्रॉड में क्या, टैक्स एविएशन, ठीक है। दूसरा फॉल्स इंफॉर्मेशन, यू नो व्हाट, बैंक को शो करना अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में और लोन ऑब्टेन करना, या किसी का इलीगल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, ऑन द बेसिस ऑफ दैट बैंक से लोन लेना। 3 बातें याद हुआ। फिर कहता है अ पर्सन टेक्स अ लोन यूजिंग अ फिक्टिशियस नेम। जनरली ऐसा काम कब होता है, कंपनी के केसेस में, कंपनी बना दिया, कंपनी के नाम से लोन ले लिया और कंपनी का अता पता नहीं, लेने वालों को भी अता पता ही नहीं। तो कहता है क्या कर रहा है, पर्सन टेक्स लोन यूजिंग फिक्टिशियस नेम, देयर इज अ लैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क pertaining to spot verification of address, due diligence of directors, promoters, pre-sanction survey, and identification of the faulty, incomplete application, negative criminal records, and client history. ये सब अगर कर लेते, पता लगा लेते तो दिक्कत नहीं था, बात पकड़ में आ रहा है। एक और हमने कीवर्ड पे फोकस करना है, क्या, किस लिए, अगर लैक ऑफ केवाईसी होगा तो फ्रॉड कैसे होगा, फिक्टिशियस नेम के बेसिस पर क्या हो सकता है, लोन ऑब्टेन कर सकता है। सो ठीक है, फेक डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना इन द यूज टू ग्रांट एक्सेस ओवरड्राफ्ट लिमिट एंड विद द विड्रॉल मनी, एंड अ पर्सन फॉर्ज एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एज अ एयर रेलवे हो गया, बिल्स ऑफ लाइडिंग हो गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कवर्ड एंड कस्टम पोर्ट्स नंबर्स, ऑर्डर इशूड बाय द कस्टम अथॉरिटीज। इससे बेनिफिट क्या होगा, क्रेडिट फैसिलिटी लेने में बैंक आएगा, बैंक का हाँ एग्जिम पॉलिसी में कवर होना, हम तुमको पैसा देंगे, बोला मजा आ गया। ऐसे फेक एयर बिल ऑफ लाइडिंग प्रिपेयर करते जाओ और बैंक को लगाते जाओ, बात पकड़ में आ रहा है, क्या हो रहा है। ऑलराइट सर, frauds related to advanced portfolio accounts for the target largest shares of the total amount involved in the frauds in Indian banking sector. I hope हर्षद मेहता आप लोग जानते हैं for this purpose. एडवांस पोर्टफोलियो मतलब आप जानते हो ना, लास्ट अब मेनली क्या कर रहे हो, यहाँ पे लिखा फ्रॉड्स रिलेटेड टू एडवांस पोर्टफोलियो अकाउंट्स फॉर लार्जेस्ट शेयर। क्लियर,
डेफिशिएंट, अच्छा पोर्टफोलियो वर्ड यूज हो रहा है। पोर्टफोलियो मतलब आई होप जानते हैं ना, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज के पर्पस आपने लिया है, जिसमें बॉन्ड्स भी इन्वॉल्व हैं, डिबेंचर्स भी इन्वॉल्व हैं, शेयर्स भी इन्वॉल्व हैं, तो पोर्टफोलियो मुझसे कह रहे हैं। डेफिशिएंट अप्रेजल सिस्टम, पुअर कॉस्ट पोस्ट डिस्बर्समेंट सुपरविजन, इनएडिक्वेट फॉलो। जब केवाईसी नहीं होगा तो क्या होगा, पुअर पोस्ट डिस्बर्समेंट। पोस्ट डिस्बर्समेंट मतलब समझना, बैंक ने आपको लोन दे दिया, अब पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सुपरविजन ही नहीं कर रहे हैं। इनएडिक्वेट फॉलो अप, फिर स्पिनिंग ऑफ फंड, स्पाइनिंग ऑफ फंड borrowed from the bank are utilized for a purpose unrelated to the operation of the borrowers। जी हाँ, जिस पर्पस से लोन लिया गया था उस पर्पस में इस्तेमाल ना करके किसी और पर्पस में इस्तेमाल किया जा रहा है। बात पकड़ में आया, कुछ ये फ्रॉड्स पकड़ में आ रहे हैं, याद हुए। इनके कीवर्ड्स पे फोकस कीजिएगा, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझना है। टैक्स एविशन जैसी चीजों को समझना है, किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन लेकर उस पर लोन लेना समझना है, या अपनी फिक्सचर्स ऑफ कोर्स किसी फिक्सचर्स नेम से लोन लेना समझना है, या स्पाइनिंग ऑफ फंड को समझना है कि लिया किस पर्पस से, इस्तेमाल किस पर्पस पे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कीवर्ड्स पे फोकस कीजिएगा, ऐसे तो समझना है, ठीक है। डाइवर्जन ऑफ फंड्स मतलब पैसा आया इस काम से जाके और काम रहा है, मतलब आपको शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल दिया था, आप कहीं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। अरे बोला क्या मतलब, डाइवर्जन ऑफ फंड का मतलब समझना। आपको मैंने कहा, अज्यूम करो कि आप बैंक के पास गए, बैंक ने कहा ठीक है भाई आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, बोला हाँ सर, बोला ठीक है ये रखिएगा। अब आप क्या कर रहे हो, उस फंड का पैसा आपने लिया तो किसके लिए है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, लेकिन इस्तेमाल क्या कर रहे हो, किसी और पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का मतलब जिस पर्पस से दिया गया था उस पर्पस ना करके किसी और पर्पस में इन्वेस्ट कर देना। देखो, यूजिंग अ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स नॉट इन कंफर्मिटी विद द टर्म्स ऑफ सैंक्शन, ये सैंक्शन में अलाउड नहीं था। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए दिया पैसा, आप जाके सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, हाँ नहीं करना। यूजिंग borrowed fund for the creation of assets other than those for which the loan was sanctioned। अब सोच के देखो, आपको ना पैसा दिया गया जिस एसेट्स क्रिएशन के लिए, जैसे अज्यूम करो आप अपना एक प्रोजेक्ट लेकर आए बैंक के पास, और बैंक से बोला कि मेरा प्रोजेक्ट फाइनेंस कर दो। आपने उस प्रोजेक्ट के लिए देखकर बैंक ने बोला हाँ ठीक है हम तुमको प्रोजेक्ट पे फाइनेंस कर रहे हैं, वो फाइनेंस का पैसा आया, जाके आपने उसे कार खरीद लिया, अपना पर्सनल हाँ एंजॉय कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। तो जिस एसेट्स क्रिएशन के लिए आपको दिया गया उसी एसेट्स क्रिएट कीजिएगा, अदरवाइज क्या माना जाएगा, डाइवर्जन ऑफ फंड। ट्रांसफरिंग फंड टू ग्रुप कंपनीज, ऑफ कोर्स अभी तो कुछ, अब तो खैर नहीं रहा था ना कुछ। यस बैंक का मैटर आपको पता ही होगा कि जनरली उसमें ये देखना होगा था कि उन्होंने अपने लोन्स जो है ग्रुप कंपनीज में डिसबर्स किए हैं, ठीक है। ग्रुप कंपनीज में डिसबर्स करने का बेनिफिट क्या है, डाइवर्जन होगा। बेनिफिट नहीं है मतलब उनको तो बेनिफिट है, रेगुलेटर्स के लिए तो खराब ही है। इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज बाय एक्वायरिंग शेयर्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। भाई देखो ऐसा लैंडर से अप्रूवल ले रखा है, कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट करो इन शेयर्स, बट आप शेयर्स एक्वायर कर रहे हो बैंक से पैसा उठाकर और बैंक को बता नहीं रहे हो, हाँ बात पकड़ मारा है। शॉर्टेज इन द यूज ऑफ फंड्स एज कंपेयर टू द अमाउंट्स डिसबर्स्ड ड्रॉन विद द डिफरेंस नॉट बीइंग अकाउंटेड फॉर। लोन ग्रांट हुआ 100 करोड़ का और इस्तेमाल हुआ है उसमें से 20 करोड़, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द 80 करोड़, बात पकड़ना है। शॉर्टेज ऑफ द फंड्स, शॉर्टेज ऑफ द यूज ऑफ फंड्स एज कंपेयर टू द अमाउंट्स डिसबर्स्ड, दिया 100 करोड़ का था, इस्तेमाल हुआ है 20 करोड़, 80 करोड़ कहां गया, बात पकड़ में आया। ओवर वैल्यूएशन और एब्सेंस ऑफ रिक्विजिट कोलैटरल, जानबूझ के क्या दिखा जाएगा, वैलिड कोलैटरल का वैल्यू ज्यादा दिखा दिया, एक्सेसिव वैल्यू दिखा रहे हैं जानबूझ के। अब ये भी क्या करेगा, डाइवर्जन करेगा फंड्स को, बात पकड़ में आया। डाइवर्जन ऑफ फंड्स के अंदर ध्यान से सुनना, कुछ ही पॉइंट समझने वाले हैं, कुछ क्या मतलब सारे समझने हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए लोन लिया है बट किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, या एसेट्स क्रिएशन के लिए, जिस एसेट्स क्रिएशन के लिए दिया गया है उस एसेट्स क्रिएशन के लिए आपको इस्तेमाल ना करते किसी और एसेट्स क्रिएशन में कर रहे हैं। या ट्रांसफरिंग ऑफ फंड्स टू अ ग्रुप कंपनीज, ट्रांसफर फंड्स टू ग्रुप कंपनीज, या क्या हो रहा है, investment in the other companies for the purpose of acquiring but without the taking sanction from the lender से पूछा भी नहीं और एक्वायर कर रहे हो। ऑलराइट, चलिए फिर ऐसे आता है कंसीलिंग ऑफ लायबिलिटीज, borrower concealing the obligations such as mortgage loans, other properties or newly acquired credit card debts in order to reduce the amount of monthly debts declared on the loan application। concealing liability मतलब
क्या कर रहे हो, एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज है, आपने और कोई लोन चल रहे हैं, आप उनको कंसील कर रहे हो, उनको डिक्लेयर नहीं कर रहे, उनको बता नहीं रहे हो। यूजुअली होता है जब लोन डिसबर्स किया जाता है तो सब पूछा जाता है कि भाई आपने कहीं और से लोन ले रखा है, आपको फॉर्म में फिलअप करते बताना होता है, बट उसको नहीं बताया जा रहा है ताकि आप क्या होगा, ताकि रिड्यूस हो सके अमाउंट ऑफ मंथली डेट्स डिक्लेयर्ड ऑन द लोन एप्लीकेशन। देन मिस स्टेटमेंट, deliberately overstating or understanding the property cause appraised value। overstated मतलब मिसस्टेटमेंट का मतलब है किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की कीमत है यू नो 10 करोड़ और रिप्रेजेंट कर रखी है 50 करोड़। शॉर्टगनिंग, मल्टीपल लोन्स फॉर अ सेम प्रॉपर्टी एक के पीछे पड़ गए, लोन 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 लोन। अरे भाई अकेली एक प्रॉपर्टी है, इतना लोन कैसे दे सकती है, बट होता है, ठीक है। इसके तो पढ़ते हैं ना हम लोग क्रिएशन ऑफ चार्जेस, इसलिए हेल्पफुल होता है वहां पर, ठीक है। बट बता रहे हैं अगर लैक ऑफ केवाईसी होगा तो फिर कितना रजिस्ट्रेशन चार्जेस कर लो यार। ऑलराइट, shortening, multiple loans for the same property being obtained simultaneously for the total amount greatly in excess of the actual value of the property। या डिले इन एक्शन, अब जब केवाईसी होगा नहीं प्रॉपर तो इंस्टीट्यूशंस या ऑफ कोर्स फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, क्या इमीडिएट एक्शन ले पाएंगे? नहीं। इतनी देर में तो पता क्या लगता है ना, पता ये लगता है, ध्यान से सुनना, इसके बाद पता ये लगता है कि विजय माल्या जी ऑस्ट्रेलिया निकल जाते हैं, हाँ नीरव मोदी जी ऑस्ट्रेलिया निकल जाते हैं। तो जब सीधी सी बात है, आप समझिएगा, जब डिले इन एक्शन होगा तो जो फ्रॉडुलेंट है पर्सन वो क्या होगा, So delay in action by the institution for a declaration of frauds resulting in the borrowers gets a considerable time to raise the money। बात पकड़ में आ रहा है। अब देखो सुनो, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है। आई होप ये सिंपल सा टॉपिक हमने भी समझ लिया होगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। आई सजेस्ट कि इसको रीड करना, मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली है क्या। देखो ऐसे समझो, इसको बाद में रीड करना, आप अपने ऊपर एक बार सोच के देखिएगा, आपके साथ अगर ऐसा हो, भगवान ना करे ऐसा हो, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं मिस्टर एक्स के साथ हुआ, ठीक है, किसी के साथ क्यों कहें भाई, एक्स हुआ कि भाई उसको है ना डेबिट कार्ड, सुनो ना, डेबिट कार्ड इशू किया गया, ठीक है जी, आप जानते हो कि उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे डेबिट कार्ड को भेजा गया, डेबिट कार्ड उसके एड्रेस पे आया। अब तो सिस्टम में चेंज आ गया, पिन जनरेट करने के लिए आपको ओटीपी नंबर एंड सारा रजिस्टर्ड नंबर, ऑफ कोर्स उसी की बेसिस पे आपका कार्ड एक्टिव होता है, ठीक है। और बट अब यहाँ क्या जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि रजिस्टर्ड एड्रेस पे उसके भेजा गया एक कंप्लेनेंट के डेबिट कार्ड विद यू नो व्हाट पेन। अब जब वो कार्ड उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेजा गया तो पता लगा कि उसने अपना रजिस्टर्ड एड्रेस जो था वो चेंज कर लिया है। ऑलराइट सर, और उन भाई साहब का कार्ड जो है वो 2 महीने तक अलग अलग 68 लोकेशंस पे, एटीएम्स पे इस्तेमाल होता रहा। 2 महीने बाद उन भाई साहब की कंप्लेंट जो उनकी नींद खुली और वो बैंक पहुंचे, बैंक को बताया भाई मेरे को तो कोई कार्ड मिला नहीं और अकाउंट से बैलेंस जा रहा है। बैंक ने वेरीफाई की सारी चीजें, बैंक ने कहा भाई हमने तो कार्ड आप ही को दिया था और 2 अलग अलग जो एजेंसीज हैं उनके ही थ्रू आपको भेजा था और आपने रिसीव किया एज पर आवर रिकॉर्ड। पर उन भाई साहब ने कहा भाई साहब जब उस एड्रेस पर मैं रहता ही नहीं हूं तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि कार्ड मैंने रिसीव किया है। मैटर आगे तक गया और ये कहा गया, जी हाँ, कंप्लेंट मतलब बीओ का यहाँ पे मतलब है बेनिफिशियल ऑनर, उसने ये कहा कि भाई ऐसा है, ये जो अकाउंट कंप्लेंट है उसने कहा कि बैंक की ड्यूटी बनती थी कि वो ड्यू केवाईसी करता, मतलब प्रॉपर्ली केवाईसी करता, बट बैंक ने कंफर्म ही नहीं किया कि जिस एड्रेस पे भेजा जा रहा है वो एड्रेस यू नो फर्दर उसी पर्सन का है जिसके आप बिलोंग करते हो। अब आप सोचोगे कि सर जो एड्रेस आप मेंशन करके आओगे बैंक उसी पे तो भेजेगा, बस समझना, बैंक आपको कार्ड भेजेगा बट पिन एक्टिव करके क्यों भेज रहा है भाई, आप समझना। इसके बाद एक चेंजेस आए थे, इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, पहले ना रजिस्टर्ड कार्ड और पिन आता था, फिर आप एनवेलप ओपन करते थे, स्क्रैच करते थे और फिर पिन जाके आप एक्टिव करते थे। आजकल तो सिस्टम अलग हो चुका है क्योंकि ऐसे फ्रॉड्स बहुत होने लग गए थे, एक केस नहीं था, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स होने लग गए थे। सो अल्टीमेटली ये ऑब्जर्व किया कि भाई बैंक की ड्यूटी थी, प्राइम ड्यूटी की, वो ऑब्जर्व करता कि भाई जिस एड्रेस पे भेज रहा है उसके बाद उसे कंफर्मेशन मिली नहीं मिली, बैंक कह रहा है कि कंफर्मेशन मिली है, बट इस बात को इंश्योर कैसे करेंगे। सो ड्यू केवाईसी जब आप कार्ड सेंड कर रहे हैं, मतलब बैंक को बोला गया आपको ड्यू केवाईसी कंफर्म करनी चाहिए थी और अल्टीमेटली बोला गया भाई जितना नुकसान हुआ उतना भरपाई करो। अभी आज का डेट में ना मैं इसको क्यों मैं इतना सीरियसली नहीं लिया, उसका रीजन है डेबिट कार्ड के रूल्स में आप लोग जानते होंगे, अगर आपको सेंड किया जा रहा है आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे उसके बाद में इमीडिएटली एक्टिव नहीं होता है। एक्टिव करने के लिए आपको ऑफ कोर्स अपने रजिस्टर्ड नंबर से जाके ओटीपी मंगाना पड़ता है, आईटीएम जाना पड़ता है एक्टिव करने के लिए। तो अभी वो उस तरह से फ्रॉड नहीं होता पहले, लेकिन पहले इस फ्लॉ की वजह से, कमी की वजह से ऐसा फ्रॉड होता था। तो कहानी छोटी सी रीड करना,
आज का डेट में मैं नहीं बोलता एप्लीकेबल होती है, लेकिन हाँ एक एग्जांपल मिल रहा है कि बैंक की गलतियों की, जी हाँ, इनकम्प्लीट केवाईसी की वजह से बैंक पे आरबीआई पेनल्टीज लगाता है। इसी की पेनल्टी की बात करते हुए हम एक पेनल्टी पे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। रेगुलेटरी एक्शन ऑफ वायलेशन ऑफ केवाईसी नॉर्म्स, यहां देखो जमके है ना, आरबीआई ने फटकार लगा रखी है। और आरबीआई ने, देखो ध्यान सुनना, मेरी बात को ध्यान सुनना, आरबीआई क्या कहता है केवाईसी के टर्म में अगर बात करें, आरबीआई कहता है, अगर ध्यान सुनना एकदम, नॉन एडहेरेंस ऑफ, तीन चीजें अगर हमको नहीं मिली, एब्सेंट मिली, तीनों अगर बातें हमें एब्सेंट मिली, सर इनमें से कोई एक भी एब्सेंट हुई, तो अगर एक भी एब्सेंट हुई तब भी पेनल्टी लगा देगा, मॉनेटरी पेनल्टी। क्या कहता है, नॉट एडहेरेंस ऑफ केवाईसी, सी केवाईसी लिख रहा हूं, कस्टमर केवाईसी, ऑलराइट, जो उसकी गाइडलाइंस दे रखी है, प्लस नॉट एडहेरेंस ऑफ आरबीआई इंस्ट्रक्शंस या पेमा प्रोविजन। ध्यान से सुनना एकदम, ताकि ये बात समझ में आज चला जाएगा। आरबीआई ने ये जो मॉनेटरी पेनल्टीज लगाई थी ना इन बैंक्स पे, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था कि इन बैंक्स ने फेमा प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया। क्या हुआ, जब विदेशी पैसा, ठीक है, बैंक्स को यहां मिल रहा था और दे आर ओपनिंग द अकाउंट्स, जब ये अकाउंट्स ओपन कर रहे थे तो जो ड्यू केवाईसी अकॉर्डिंग टू फेमा प्रोविजंस था, ठीक है, जो केवाईसी से करनी थी अकॉर्डिंग टू फेमा प्रोविजंस, उन बैंक्स ने नहीं करी। और बैंक ने आरबीआई ने ऑब्जर्व किया, जी हाँ, आरबीआई ने ऑब्जर्व किया कि अगर नॉट एडहेरेंस ऑफ कस्टमर केवाईसी है, नॉट एडहेरेंस ऑफ आरबीआई इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस है, नॉट एडहेरेंस ऑफ द फेमा प्रोविजंस है, ऐसे केसेस के अंदर बैंक ने, आरबीआई ने जहां फाइंड किया कि इनमें से कोई सारे या इनमें से कोई भी एक बात अगर फुलफिल हो रही है, तो ऑफ कोर्स बैंक्स आप लायबल होंगे। ये एक सिंपल वर्ड मैंने आपको बता दिया, अगर मैं कहूँ ना सिंपल वर्ड में, सीधी मैंने बात बोल दी। आई होप ये बात पकड़ में आया होगा, समझते हैं। देखो आओ, देखो, regulatory action on the violation of KYC norms. Penalties have been imposed in exercise of the power vested in RBI. The provision of section 47, subsection 1, clause clause C, read with section 46, subsection 1, 4, clause first of the Banking Regulation Act 1949. Taking into account the violation of the instruction, directions, guidelines issued by the RBI from time to time, the RBI of India has imposed a monetary penalty of the following banks for violation of regulatory directions, instructions, guidelines, among others. सर ये एग्जाम में आया गया, अरे सुनो, तुम्हारी नॉलेज से बता रहे हैं, एक क्वेश्चन है यहाँ पर जो एग्जाम के लिए बनता है। तो ये तो लिस्ट तुम्हारे सामने, जो बड़ी कम पेनल्टी लगाई, ज्यादा नहीं लगाई है। कितनी है? 20 मिलियन इलाहाबाद बैंक पे लगाया था, बैंक ऑफ इंडिया में 10 मिलियन लगाया था। 10 मिलियन मजाक होता है क्या? बैंड बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, रेपुटेशन डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, बताए थे ना ड्यू केवाईसी की वजह से क्या क्या हो सकता है। ऑपरेशनल रिस्क है जी, रेपुटेशनल रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, या लीगल लायबिलिटी अराइज हो जाती है। ये कुछ और बैंक्स थे जिन पे बड़े और प्यार से बाद में लगाया गया, ठीक है। अब देखो यहां पर आओ, जो मैं मेनली तुमको पढ़ाना चाहता हूं इस टॉपिक के अंदर, ग्राउंड्स फॉर एक्शन। ग्राउंड्स फॉर एक्शन, वापस से ग्राउंड्स फॉर एक्शन। जैसे अभी बताया, तीन बातों को ध्यान रखते हुए आरबीआई जब मॉनेटरी पेनल्टी लगा था ड्यू टू लैक ऑफ केवाईसी, वहां पर देखा नॉन एडहेरेंस ऑफ केवाईसी रिक्वायरमेंट्स लाइक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क कैटेगरीज, किस कैटेगराइजेशन। जी हाँ, जो अकाउंट आपको लगता है ये एक रिस्की अकाउंट है, हमने बताया था रिस्क अकाउंट का मतलब क्या है, जो हाईली प्रोफाइल कस्टमर्स बैंक के और जो लार्जेस्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे विदेशों से पैसा आ रहा है या विदेश में पैसा जा रहा है, ऐसे केसेस में उन सबको रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है अकाउंट्स को। तो यहां पर क्या कर रहा है, अगर आपने वो कैटेगरी फॉलो नहीं करी तो क्या कर रहे हैं, लैक ऑफ या नॉन एडहेरेंस ऑफ केवाईसी रिक्वायरमेंट्स, नॉन एडहेरेंस टू द आरबीआई इंस्ट्रक्शंस। किस चीज के इंस्ट्रक्शंस की बात करें, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, कस्टमर अकाउंट्स एंड प्रॉम्प्टिंग फाइलिंग ऑफ एसटीआर। सर एसटीआर क्या होता है? दो तरह की चीजें होती हैं, याद रखना, दो तरह की चीजें होती हैं। सीटीआर कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग, ऑफ कोर्स बैंक को बताना पड़ता है आरबीआई को, भाई कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग क्या रही है उसकी, ऑलराइट। इसके अलावा होती है एसटीआर, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग। एसटीआर मतलब सस्पिशियस, कि बैंक को लग रहा है कि ये गड़बड़ होने वाला मामला है, सस्पिशियस है, रिपोर्टिंग करो अपने आरबीआई को, क्लियर। या नॉन एडहेरेंस टू डायरेक्शंस गाइडलाइंस इशूड बाय द फेमा इशूड अंडर द फेमा प्रोविजंस। तीन बातें याद रखना, इन तीनों के बेसिस पे यहाँ पे याद रखिएगा पेनल्टी लगाया गया। अब ध्यान से सुनना, ऊपर से रीड करवा रहा हूँ। ऑन द बेस ऑफ इनपुट्स रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर बैंक, आरबीआई undertook scrutiny on the advance import remittance in 21 banks in October-November 2015.
Scrutiny examined the alleged irregularities in opening and monitoring the accounts, including violation of FEMA provisions. It also looked into the effectiveness of the system and process of implementation of KYC norms, AML standards. I hope AML पता होगा, anti-money laundering standards, anti-money laundering standards. The findings revealed weaknesses in the internal control system, management oversight, and violation of certain regulatory guidelines issued by the RBI. अब यहाँ पे एग्जाम में आएगा, तीन फोकस आएगा तीन बातों के ऊपर. पहला नॉन एडहेरेंस ऑफ केवाईसी, दूसरा नॉन एडहेरेंस ऑफ द ऑफ कोर्स आरबीआई इंस्ट्रक्शन डायरेक्शंस. ऑलराइट, एज पर द नोट याद रखना, जो आरबीआई की बात नहीं मानोगे. हाँ, बदला एसटीआर था, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग थी, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग थी. आपको बताना चाहिए था, आपने बताया क्यों नहीं? ऑलराइट, एंड इसके अलावा नॉन एडहेरेंस ऑफ प्रोविजंस. Based on the findings, the Reserve Bank issued a show cause notice to 21 banks after considering their replies, the facts of each case, and also personal submission information submitted and documents furnished. The Reserve Bank came to the conclusion that one of the violation of the serious nature was substantiated. Substantiated मतलब वो पहले यहाँ लिखा एकदम से इरेज हो गया, ये अचानक से सारे काम करता है. सब्सटेंशियल मतलब प्रूव्ड एंड वारंटेड मतलब जस्टिफाई. क्यों ऐसा बोला समझो. जब फैक्ट्स को कंसीडर किया गया और मैंने कहा तीन बातें वहां पर, तीनों में से कोई भी बात एब्सेंट थी कि ना, ऑफ कोर्स ना तो वो कंपाइल कर रहे हैं विद द केवाईसी नॉर्म्स, आरबीआई डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शंस नहीं मान रहे हैं, फेमा के प्रोविजंस फॉलो नहीं कर रहे हैं. तो आरबीआई ने इसमें क्या कहा कि भाई सारे केस के फैक्ट्स को हमने कंसीडर किया, उसके बाद ये पता लग रहा है. तो जो यहां बोल रहे हैं पेनल्टी इंपोज करना, जो वायलेशन का हम चेक किया, पेनल्टी इंपोज करें क्यों? जो भी हमने यहां वायलेशन चेक किया उसका नेचर ऐसा है जिसकी वजह से सब्सटेंशिएट एंड वारंटेड. जब बोल रहे हैं सब्सटेंशिएट तो मतलब है कि ये प्रूव होता है विद द फैक्ट्स एंड द एविडेंसेस. फैक्ट्स ये कंसीडर करने के बाद प्रूव होता है कि भाई, और पेनल्टी लगाना भी जस्टिफाई है. अदरवाइज अगर पेनल्टी नहीं लगाता आरबीआई तो अदर बैंक्स जो हैं वो मोटिवेट होते, और जो लोग इस इस तरह की एंटी कंपैटिटिव एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटी हम करना चाहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी ना हो, उसमें पता लगा लोगों को मोटिव मिल जाता कि बोले ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं, आरबीआई तो कुछ कहता ही नहीं है. तो ये देखा गया कि सब्सटेंशियल मतलब है प्रूव और जस्टिफाइड है पेनल्टी लगाना. मॉनेटरी पेनल्टी ऑन द 13 banks as failure of the part of these banks take to of course timely remedial measures had aggravated the seriousness of the contravention and its impact. All right, in respect of 8 other banks detailed above, based on the written and oral submission, it was decided to advise them to put in a place appropriate measures and review the same from the time to time, ensure the strict adherence of KYC, AML requirements, and anti-money laundering requirements as well as FEMA provisions. So mainly main क्या रखेगा, तीन बातों का फोकस रखना जरूरी है. ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड का स्टोरी यार प्लीज आप लोगों को रीड करके मुझे बताना है. ठीक है, याद रखना. NRK9 के व्हाट्सएप पर मैं वेट कर रहा हूं. तुमने इसमें क्या समझा? एयरटेल पेमेंट बैंक्स लिमिटेड बहुत सिंपल सा स्टोरी है, इसको भी नहीं छोड़ा. ये भी जबरदस्ती पीछे पड़ गया, केवाईसी फॉलो कर नहीं रहा था, जमा के अकाउंट ओपनिंग काम करता रहा. ऑलराइट, अच्छा एक टॉपिक हमारा इधर से ये वाला कवर करने वाला था, चेंज इन द केवाईसी रिजीम. सो अब इसको सिर्फ मैं कहूंगा रीड करके जाना है, इसके लिए चिंता मत कीजिएगा. आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बताऊंगा, इसके लिए भी हमने अलग से प्रिपेयर किया हुआ है. ये क्लास थोड़ा छोटा इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ी सी इंजरी हो रही है मेरे को, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे. बाकी क्लासेस कंटिन्यू, नेक्स्ट वाला क्लास देखो. ठीक है, ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू अटेम्प्ट टुडे टेस्ट. Bye bye. Goodbye.